नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक और शानदार वैकेंसी जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया। यह वैकेंसी हर युवाओं की पहली पसंद होती है क्योंकि इसमें जो है बिना कोई इंटरव्यू दिए सीधा आप ऑफिसर बन सकते हैं। इसी को बिहार में जो है मिनी आईएएस कहा जाता है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जो है सचिवालय में आपको काम करने का मौका मिलेगा। सचिवालय मतलब आप समझ ही सकते हैं, इसमें सब कुछ है, पैसा भी है, रुतबा भी है, पावर भी है। मतलब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही आप अच्छा पोस्ट पर चले जाएंगे। इसी के रिगार्डिंग हम वीडियो लाए हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसकी आवेदन की तिथि क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी उम्र की सीमा क्या रहेगी, इसमें योग्यता क्या है, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसमें सैलरी क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एसएससी द्वारा जो है बिहार सीजीएल 4 के लिए विज्ञापन संख्या जो है 05/25 जो है जारी किया गया। इसमें देखेंगे इसका ऑनलाइन का जो है रजिस्ट्रेशन का डेट कब है। इसका जो है डेट जो है 25 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें चयन की प्रक्रिया जो है प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इसमें जो आपका चयन होगा और आप जो इसमें फॉर्म जो है ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। इसमें देखेंगे इसका वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें जो है अलग अलग वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया गया। इसमें सबसे बड़ा पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको हम एएसओ बोलते हैं। इसमें आप जो है इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सीधा आप ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। ये जो है लेवल 7 का जॉब है। इसमें जो है आपका शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है स्नातक मांगता है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद योजना सहायक, ये भी अच्छा पोस्ट में इसमें लेवल 7 का जॉब है। ये जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो फिर या फिर आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स से हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है कनीय सांख्यिकी सहायता, ये भी जो है लेवल जो है 7 का जॉब है। इसमें बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्यिक अथवा सांख्यिकी से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब इसमें जो आप मैथ से या फिर इकोनॉमिक्स से या फिर कॉमर्स से या फिर एस्थेटिक्स से अगर आप स्नातक किए, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें जो है ये ग्रेड सी का जॉब है। इसमें लेवल 6 का वेतन बनेगा। उसके बाद इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसी अथवा बीसीए, बीएससी आईटी या समकक्ष होना चाहिए। इसमें आपको जो है एक एक्स्ट्रा मांगा गया है, या तो आपके पास पीजीडीसी होना चाहिए या फिर बीसीए या बीएससी आईटी में होना चाहिए। वही इसमें तकनीकी योग्यता में भी यही कहा गया। उसके बाद जो है अंकेक्षक का पोस्ट है, ये जो वित्त विभाग में है। ये भी जो है लेवल 5 का जो है। इसमें जो है वाणिज्यिक अर्थशास्त्र या सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में जो है आपको जो है स्नातक का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो है अंकेक्षक जो है, ये जो है सहकारिता विभाग में, ये भी लेवल 5 का जॉब है। इसमें जो आपसे मांग रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक जो है गणित के साथ अथवा वाणिज्य मतलब कॉमर्स के साथ होना चाहिए। कार जो है बिहार एसएससी जो है टोटल 6 पोस्ट के लिए बिहार सीजीएल 4 की वैकेंसी लाई है। इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया है, जो हम आपको बता दिए। अब इसके बाद है कि रिक्तियों का विवरण जो है नीचे दिया गया। पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एएसओ का जो है टोटल 1064 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट्स जो है एएसओ की है, जिसमें 368 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। इसमें देखिएगा 1064 में से 572 सीट जो जनरल का, इसमें 200 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। उसमें उसी तरह एससी का हो गया 102 सीट, महिला का 36 सीट रिजर्व है। उसी तरह एसटी का हो गया 17 सीट, महिला का 6 सीट रिजर्व है। उसे ईबीसी का हो गया 101 सीट, महिला के लिए 35 सीट रिजर्व है। उसी तरह आगे चलिएगा तो पिछड़ा वर्ग के लिए 154, बीसी के लिए 154 सीट, महिला के लिए 54 सीट रिजर्व है। उसी तरह पिछड़े वर्ग महिला के लिए 12 सीट रिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस का जो है 106 सीट है, जिसमें 37 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। उसी तरह आगे चलिएगा, उसके बाद योजना सहायक का पोस्ट है। योजना सहायक में देखिएगा जनरल का 75 हो गया। उसके बाद एससी का एक भी सीट नहीं है, एसटी का भी एक सीट नहीं है। उसके बाद ईबीसी का भी एक सीट नहीं है। बीसी का जो है 3 सीट है और बीसी महिला के लिए 1 सीट है। और ईडब्ल्यूएस का 9 सीट है। टोटल जो है इसमें 88 सीट है, इसमें 30 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। उसके बाद देखिएगा कनीय सांख्यिकी सहायक का टोटल 5 सीट है, जिसमें जो है ईबीसी के लिए 2, बीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। उसी तरह आगे चलिएगा, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है इसमें मात्र 1 सीट है, वो भी ईबीसी में आता है। उसके बाद जो है
अंकेक्षक का पोस्ट है जिसमें जो है टोटल 125 सीट है। इसमें महिला के लिए 44 सीट रिजर्व है। इसमें देखिएगा जनरल का 30 सीट हो गया और एससी का जो है 32 सीट है। एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है। उसके बाद ईबीसी का 34 सीट है। बीसी का 15 सीट है। और उसके बाद बीसी महिला के लिए एक सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 13 सीट है। इसी तरह आगे चलिएगा तो अंकेक्षक का सहकारिता विभाग में जो है टोटल सीट की संख्या जो है 198 दिया गया। इसमें 68 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। इसमें देखिएगा 148 सीट जो है जनरल का है, 9 सीट एससी का है और 2 सीट एसटी का है, 8 सीट जो है ईबीसी का है और 9 सीट जो है बीसी का है और 2 सीट जो है बीसी महिला के लिए है और 20 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है। कार जो है टोटल सीट की संख्या जो है 1481 है, जिसमें 510 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। देखिए अलग अलग इसमें कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया है। इसमें जनरल का 825 सीट में महिला के लिए 289 है। उसी तरह जो है एससी के लिए 143 है, इसमें महिला के लिए 50 है। उसी तरह एसटी के लिए 19 है, इसमें महिला का 6 है। उसी तरह आगे चलिएगा तो इसमें ईबीसी का अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 146 सीट है, इसमें 50 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है। आगे BC2 इसको BC भी बोलते हैं, इसमें जो है 183 सीट है, इसमें महिला के लिए 63 सीट रिजर्व है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है 16 सीट इसमें रिजर्व है। आगे इसमें देखिएगा इसमें ईडब्ल्यूएस के जो है 149 सीट दिया है, इसमें 52 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व। इस प्रकार जो है टोटल वैकेंसी इसमें जो है 1481 है, जिसमें महिला के लिए 510 सीट रिजर्व है। बाद है उम्र सीमा। उम्र सीमा जो है इसमें न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया, जिसका गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। वही अधिकतम उम्र सीमा जो है इसमें जो है अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग दिया गया। इसमें इसकी गणना जो है 1/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार में जब भी लास्ट बार वैकेंसी आती है तो उसके अनुसार जो है मैक्सिमम एज की गणना किया जाता है। इसमें जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी 2022 में आई थी, इसीलिए इसका मैक्सिमम एज की गणना 1/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। इसमें देखिएगा अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग जो है उम्र सीमा निर्धारित की गई, जिसमें जो है जनरल का जो है अनारक्षित पुरुष के लिए जो है अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। वही पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। वही अनारक्षित महिला जनरल महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष है। वही SC ST के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम जो है 42 साल है। वही सभी कोटि के दिव्यांग के लिए जो है अधिकतम उम्र सीमा के एक्स्ट्रा जो है 10 वर्ष की छूट उसमें दिया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की तिथि जन्म तिथि मान्य होगी। मतलब आपके जो मैट्रिक के मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका अंकित है वही मान्य होगा। अगर आप दूसरा जैसे आधार कार्ड में या फिर कहीं भी आपका वोटर ID कार्ड में या फिर कहीं भी आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड वही होगा जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में अंकित है। उसके बाद देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स है वो उसको हम देखते हैं। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही से स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य है। इसका कहने का मतलब है कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप SC हो या फिर ST हो या फिर BC हो या EBC हो या EWS, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में ही अपना फॉर्म को सबमिट करें। ऐसा अगर नहीं करते तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, तो परीक्षा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। इसमें देखिए आगे दिया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका कहने का मतलब है अगर फॉर्म जो है 40,000 से अधिक आवेदन अगर होता है तो इसमें जो है एक प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, PT एग्जाम लिया जाएगा। अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यकरण प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह है कि फॉर्म जैसे बहुत ज़्यादा सबमिट हो गया तो एक दिन में एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए अधिक चरण जो है एग्जाम लिया जाएगा। और जैसे ही एग्जाम एक से अधिक चरण में हुआ तो इसका रिजल्ट जो है सामान्यकरण यानी परसेंटाइल मेथड के द्वारा तैयार किया जाएगा, यही इसमें कहा गया। उसके बाद जो है इसमें दिया है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध के रिक्तियों के 5 गुना जो है संख्या के बराबर जो है अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जो है इसका रिजल्ट जो है मात्र जितना सीट है उसका 5 गुना जो है मेंस एग्जाम के लिए दिया जाएगा। और इसमें जो है मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा और फॉर्म जो है मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आपसे सबमिट कराया जाएगा, यही इसमें कहा गया। उसके बाद बोला है
समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र वाले अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरंभ क्रम में A to Z के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर दो व्यक्ति समान अंक ले आते हैं तो इस स्थिति में जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दो कैंडिडेट जिसका मार्क्स समान हो और डेट ऑफ बर्थ भी समान हो, इस स्थिति में जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जिसका पहले नाम आएगा उसका मेरिट तैयार किया जाएगा, ये इसमें कहा गया। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा का सिलेबस जो है क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है। इसमें जो है एक एग्जाम लिया जाएगा जो समान ज्ञान का होगा। समान ज्ञान में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो है, पहला है समान अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद खंड ख में समान विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद खंड ग में मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो है टोटल प्रश्न की संख्या 100 आपसे पूछी जाएगी। इसमें जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपको काट लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट होगी, मतलब आपको 135 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने होंगे, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो है परीक्षा का जो क्वेश्चन जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन एरर होता है तो अंग्रेजी के क्वेश्चन को ही मान करेगा, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद है बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालक नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा जो है पुस्तक सहित ली जाएगी। मतलब आप जो है इस प्रारंभिक परीक्षा में पीटी एग्जाम में आप जो है पुस्तक भी ले जा सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। जिसमें जो है आप कौन कौन पुस्तक ले जा सकते हैं, इसमें 3 पुस्तक जो है प्रत्येक खंड के लिए आप ले जा सकते हैं। इसमें समान अध्ययन के लिए, समान गणित एवं समान विज्ञान के लिए जो है आप अलग अलग बुक ले जा सकते हैं। इसमें देखिएगा आप कौन कौन बुक ले जा सकते हैं। उसके बाद में जो है आप NCERT, BSEB, ICSC या अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक आप जो है ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई अगर दूसरा बुक ले जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थित्व जो है रद्द करते हुए आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें परीक्षा का सिलेबस क्या है। परीक्षा के सिलेबस में देखिए समान अध्ययन के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है बिहार भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएगा, जो ऊपर में दिया है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद समसामयिक विषय में करंट अफेयर में आपको वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा है, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें जो है बिहार एसएससी का सबसे फेवरेट चैप्टर है राजधानी और पुस्तक। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप ये राजधानी, मुद्रा और पुस्तक आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें है समान अध्ययन में ही भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ख में आ जाता है। खंड ख में देखिएगा तो इसमें लिखा है समान विज्ञान एवं गणित। इसमें समानता जो मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मैट्रिक स्तर के जो है आपसे विज्ञान को हो, जैसे भौतिकी शास्त्र हो या फिर रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान या भूगोल के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये 10th लेवल का होगा। इससे हाई लेवल का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। उसके बाद जो है इसमें गणित का भी क्वेश्चन जो है आपको मैट्रिक लेवल का ही देखने को मिलेगा। देखिए गणित में कौन कौन सा चैप्टर है आप एक बार देख लीजिए। गणित में देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच जो है परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात। उसके बाद औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है। इसमें जो है ना आपका एडवांस का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब जो है अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन रहेगा, वो भी 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन जो है मैथ का ईजी रहता है, साइंस का ईजी रहता है। इसमें क्वेश्चन जो है हार्ड रहता है तो आपको जीके जीएस से रहता है और आपको रीजनिंग थोड़ा आपको परेशान करेगी। रीजनिंग का सिलेबस देखिएगा तो इसमें दिया है शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस घटना में निम्न संबंधित यथासंबंध प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य हो गया, समानता एवं भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण हो गया, दृश्य स्मृति हो गया, विभेद हो गया, अवलोकन हो गया, संबंध अवधारणा हो गया, अंक गणितीय तर्क शक्ति हो गया, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला हो गया, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है मेंस एग्जाम के बारे में बोला गया कि आपका मेंस एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा जो है 2 पत्र के होंगे, जिसमें आपका जो है पहला पत्र जो है जो है हिंदी होगा। पहला पत्र जो है आपका हिंदी से लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पत्र जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपका सेकंड पेपर होगा जो समान ज्ञान का होगा, जिसमें जो समान अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, समान विज्ञान और गणित के क्वेश्चन रहेंगे और मानसिक क्षमता के क्वेश्चन रहेंगे। और जो है इस मेंस एग्जाम में जैसे हिंदी का क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है, इसमें 30% जो है अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% अंक अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका जो है मेंस एग्जाम का OMR सीट जो है चेक नहीं किया जाएगा। पहले आपको जो है
हिंदी में पास करना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स दिया। हाँ, इसमें क्वालिफाइंग मतलब मिनिमम पास मार्क्स क्या है, मिनिमम पास मार्क्स जो है अनारक्षित यूआर का जो है 40% है, वही पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% है, महिला वर्ग के लिए 32% है, और दिव्यांग सभी के लिए 32% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको मिनिमम पास मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए इसमें है मेन बहुत अच्छा पॉइंट है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क जो है इसमें जो है बहुत बड़ा परिवर्तन जो है अब किया गया। अब कोई भी एग्जाम हो बिहार का, चाहे वो बीपीएससी हो या बीआरएससी या कोई भी हो, आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है परीक्षा शुल्क जो है मात्र 100 रुपया लगेगा। आपको जो है 100 रुपया ही देना होगा। उसके चाहे आप किसी भी कैटेगरी हो, चाहे आप एससी हो या एसटी हो या फिर बीसी हो या बीसी हो या ईडब्ल्यूएस या जनरल हो या फिर महिला हो या फिर दिव्यांग हो, आपको मात्र 100 रुपया ही परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। ऐसा आप प्रावधान किया गया। उसके बाद देखिएगा इसमें आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ उसको ही मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी है। देखिए इसमें लिखा है आवेदन में दिया गया अस्थायी पता आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है मेंस एग्जाम के बाद इसमें बोला जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार जो एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं उसको जो है निम्नलिखित प्रमाण पत्र जो है आपको आवेदन भरने समय जो अपलोड करना पड़ेगा। आपको जो है जो अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना पड़ेगा, और अस्थायी निवास मतलब आवासीय प्रमाण पत्र आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा मेंस एग्जाम के वक्त। जब आप मेंस एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तब उस समय इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए लिखा गया कि उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने समय अपलोड करना अनिवार्य है। जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं उनको जो है एनसीएल सर्टिफिकेट जो है जब मेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जब फॉर्म फिलअप होगा तो आपको उसमें अपलोड करना अनिवार्य है। जो ये जो है एनसीएल जो है अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत होना, या तो इसमें आप आरओ लेवल का लगा सकते हैं या एसडीओ लेवल का इसमें आप एनसीएल लगा सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद जो है लिखा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के एवं पिता के पता से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम से नहीं। उपयुक्त आरक्षण संबंधी पर सभी प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं देगा। इसका मतलब जो भी विवाहित कैंडिडेट हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या फिर बीसी हो या ईबीसी हो, एससी एसटी के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र जो है आपके जो है पापा के नाम से और पापा के एड्रेस से जारी होना चाहिए। उसी तरह बीसी और ईबीसी के लिए, महिला के लिए जो विवाहित हैं उसके लिए जो है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट जो है आपके पापा के नाम से और पापा के एड्रेस से जारी होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद देखिए आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में ही करेंगे। मतलब आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे आप आते हैं ईबीसी में, अगर आप बीसी में फॉर्म भर देते हैं तो आपको किसी भी कैटेगरी का लाभ, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आप सीधे आप जनरल में आपको भेज दिया जाएगा, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा गया और पॉइंट्स है, जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और महिला सदस्य है उसकी शादीशुदा हो चुकी है उसके लिए एक और पॉइंट्स है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, वो भी महिला हैं, शादीशुदा हैं, अगर आप पति के साथ रहते हैं तो आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है पति का होना चाहिए, पति के एड्रेस से निर्गत होना चाहिए। लेकिन आपके आवासीय प्रमाण पत्र जो है आपके पापा के एड्रेस से निर्गत होना चाहिए और पापा के नाम से निर्गत होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी वांछित प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक होना आवश्यक। इसका मतलब यह है कि इसका लास्ट डेट 26 सितंबर है, उससे पहले का आपका सभी डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। अगर उससे बाद का कोई डॉक्यूमेंट अगर जारी किया गया वो आप लगाते हैं तो वो
वैलिड नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा, इसमें कहा गया। उसके बाद देखिएगा इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया जो इस प्रकार है, आप इसको जो है वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है हम आपको बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो है इसमें है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश इसमें दिया गया, जिसमें आप जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और परीक्षा शुल्क इसका जो है अंतिम तिथि है 24 सितंबर तक। वही इसका जो है फाइनल सबमिट फॉर्म भरने का डेट जो है 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया 26 सितंबर तक है। उसके बाद है इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र क्या क्या लगेंगे वो इसमें दिया है। मैट्रिक का अंक पत्र लगेगा और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद है स्नातक से संबंधित अंक पत्र लेंगे, उसके बाद मूल प्रमाण पत्र लगेगा। प्रमाण पत्र दिया इस जो अभी हाल ही में पास किए हैं जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है वो क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज में जाइएगा, आपको जो है प्रोविजनल दिया जाएगा, आप प्रोविजनल भर के आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है PGDCA का जिसके जो भी कोर्स किए हैं उसको अपना अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जो जाति प्रमाण पत्र उसको लगेगा जो SC ST कैंडिडेट हैं। उसके बाद क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उसे लेगा जो BC और EBC कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको EWS लगाना पड़ेगा। वही जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नतनी हैं उनको अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो दिव्यांग व्यक्ति है वो भी अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे। ये था आपका इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें अब कोई वैसा कुछ कोई खास पॉइंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि ऐसा पॉइंट जो हम आपको नहीं बता पाए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।